हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन कूलॉम्स लॉ के अपन ने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपन अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम आपको बताएंगे कि अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, मोर देन 2 चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Q0, तो किसी भी एक चार्ज पर अगर फोर्स लगेगा, अगर मैं इस चार्ज पर नेट फोर्स की बात करता हूं, देन फोर्स एट दिस चार्ज विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्ट बाई ऑल चार्ज। मीन्स यहाँ पर ये Q0 चार्ज है, इस Q0 चार्ज पर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर। सिमिलरली Q2 चार्ज भी, अगर ये लाइक चार्ज हैं, सारे कंसिडर किया कि सारे लाइक चार्ज हैं, तो ये चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा। यानी कि इस पॉइंट चार्ज पर 3 फोर्स एक साथ लगेंगे। ये हो गया सपोज F1 वेक्टर, ये हो गया F2 वेक्टर और ये हो गया F3 वेक्टर। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा, जिसको हम लिखेंगे F नेट, that will be vector sum of F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ऐसे ही अगर मेरे पास 3 से ज़्यादा चार्ज हो, तो हम किसी भी एक पॉइंट पर जो चार्ज है, जिसको हम नेट फोर्स बोलते हैं, किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू, जितने भी यहाँ पे चार्ज हैं उन सबसे जो फोर्स लग रहा है, जैसे फर्स्ट चार्ज से फोर्स लगेगा, सेकंड से भी लगेगा और थर्ड से भी लगेगा, इन चार्जेस से जितने भी फोर्स लगेंगे उन सब का हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। ध्यान रखेंगे, इसमें अलजेब्रिक सम मत कर देना, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसलिए यहाँ पे इस पर जितने भी चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी चार्जेस यहाँ पे हैं, सभी इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और इस पर नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी, वो जितने भी फोर्सेज इस पे लग रहे हैं उन सब का हमें क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। जैसे यहाँ पे ये 3 चार्ज हैं, ये तीनों चार्ज इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर नेट फोर्स जो है, वो तीनों जो चार्ज हैं उनके अलग अलग जो फोर्सेज हैं, जिनको मैंने लिखा है F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर, इन सब का हमें क्या कर देना है, वेक्टर एडिशन कर देना है। जो वेक्टर एडिशन होगा वो इस चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू होगी इन सभी चार्जेस से। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। पहला क्वेश्चन इस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर, इसमें लिखा हुआ है an infinite identical point charge each of Q are placed at x is equal to 0, 1, 2, 4, 8 so on up to infinite। यानी कि आपके पास ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, एक 0, उसके बाद में 1, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये 1 पे, ये यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4 और आगे लिखा हुआ है 8। ऐसे ये सीरीज आगे चल रही है, 1 2 4 8, सारे के सारे लाइक चार्ज हैं। एक रखा हुआ है 1 मीटर पर, दूसरा 2 मीटर, थर्ड 4 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 8 मीटर, और ये ऐसे इनफाइनाइट तक रखा हुआ है। क्वेश्चन है, ऐसे एक लाइन के अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। पहला चार्ज है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पर है, सेकंड वन इज एट 1 मीटर, थर्ड वन इज एट 2 मीटर, फोर्थ वन इज एट 4 मीटर एंड फिफ्थ वन इज 8 मीटर सो ऑन, ऐसे आगे ये रखे हुए हैं। रिपीट कर रहा हूं, एन इनफाइनाइट आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज ईच ऑफ Q आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 4, 8 अप टू इनफाइनाइट। कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0। यानी कि
ये इनफाइनाइट तक रखे हुए हैं, सारे लाइक चार्ज हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो जैसे मैंने सुपरपोजिशन थ्योरी में आपको बताया है कि इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ड्यू टू ए, इसको मैं ए कह रहा हूं, ड्यू टू बी वेक्टर सम ऑफ सी एंड वेक्टर सम ऑफ डी, यानी कि ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है वो भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, बी पर रखा हुआ वो भी इस पर अप्लाई करेगा, सी वाला भी करेगा और डी वाला भी करेगा। तो इस पर जो नेट फोर्स हो जाएगा वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एफ नेट वेक्टर ड्यू टू एफ ए प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर, ऐसे ये इनफाइनाइट तक रखे हुए हैं। तो मैं केवल यहाँ तक की बात कर लेता हूँ। एफ नेट यानी कि फोर्स एट दिस चार्ज विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू ए बी सी एंड डी। तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया है। अब देखिए ये वाला जो है वो 1 मीटर है, यहाँ से इसकी बात करें तो 2 मीटर, ये 4 मीटर और ये यहाँ पे 8 मीटर। तो देखिए एफ, यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये मैं लिख रहा हूँ। सबकी डायरेक्शन एक ही होगी क्योंकि लाइक चार्ज है, ये भी इधर रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो मैं केवल इसका मैग्नीट्यूड ही ले लेता हूँ, बाद में इसको ऐड कर दूंगा क्योंकि ये सब एक ही डायरेक्शन में है, तो ये मैग्नीट्यूड मैंने कर दिया है। ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 है, Q1 और Q2 बोथ आर सेम, देन Q स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। दूसरा जो लगाएगा ये वाला, इस पे देखिए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। फिर थर्ड वाले के लिए देखिए ये वाला, तो यहाँ पर के क्यू स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, तो इसको लिख देता हूँ मैं प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। फिर इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने के क्यू स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं के क्यू स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक सीरीज बन गई है 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये अलजेब्रा में अपन ने जो जीपी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है, इस टाइप से अगर कोई सीरीज आती है 1 + 1/4 1/16 1/64, तो जीपी जो अपने अलजेब्रा में पढ़ा था तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको पता है, ये हो जाता है A1 - R, जिसमें A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और R जो होता है वो इन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। तो यहाँ पे एफ नेट जो है अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ये जीपी में जो अपन पढ़ते हैं, जीपी 11th क्लास में शायद आ जाता है। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, जो बायो वाले हैं, उनको आप इस टाइप से अगर कोई सीरीज आ जाती है तो आप याद रख लेंगे उसका फॉर्मूला A/1 - R, जिसमें A जो है वो तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इसकी, जो कितनी है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये फर्स्ट टर्म इसकी कितनी है, 1 है, तो ये मैंने 1 लिख दिया है। 1 - R, R यहाँ पे रेशियो है इसका और इसका, तो ये रेशियो हो जाएगा 1/4/1। रिपीट कर रहा हूं, अगर इस टाइप से सीरीज आती है तो अलजेब्रा में इसका जो सॉल्यूशन है वो है A जीपी से A/1 - R, जिसमें A फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म लिख दिया मैंने, अपॉन 1 की जगह पे 1 आ गया। R जो है वो इन दोनों का रेशियो है, चाहे इन दोनों का ले लो, किसी भी दो का रेशियो, तो R इज इक्वल टू हो गया 1/4/1। तो इसको मैं लिखता हूं 1/4/1, ये 1/4 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 1/1 - 1/4। इसमें आपने एलसीएम लिया 4, तो ये हो गया 4 - 1, यानी कि ये हो गया 1/3/4। ध्यान से देखेंगे कितना हो गया, 1/3/4। ये 4 ऊपर चला गया तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3। आप इसको सॉल्व कर लेना। A/1 - R से ये वाला लिख दिया मैंने, इसको मैंने 1/4 लिख दिया, ये एलसीएम लिया इसका, तो ये आ गया 4/3। तो इसकी वैल्यू आ गई KQ स्क्वायर और ये आ गया आपका 4/3। ठीक है, 4KQ स्क्वायर बाई 3, ये इस पर नेट फोर्स की वैल्यू आ गई है, उसका मैग्नीट्यूड आ गया है और डायरेक्शन इसकी इस साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको, डायरेक्शन जो है वो रिपेल करेगा
तो ये वाली डायरेक्शन इसकी आ जाएगी। तो ये अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि ऐसे आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं कितने कितने मीटर पर, 1 मीटर, 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर सो ऑन। तो ऐसे ये रिपेल करेंगे, आइडेंटिकल चार्ज हैं। तो इन पर मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, ये आपका फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे। इससे डिस्टेंस 1 मीटर आ गई, इससे 2 मीटर है, इससे 4 मीटर है, और इसकी कितनी है, 8 मीटर है मैंने लिखा। और ये जीपी से मैंने इसको a/1 - r फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दिया है। तो इस टाइप से हमने एक क्वेश्चन इसका सॉल्व किया है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन और इसी टाइप से पढ़ते हैं। आज मैं आपको अभी एक PDF सेंड कर दूंगा, जिसको चाहिए वो मेरे को आप व्हाट्सएप पे मंगा लेना अभी ये लेक्चर ख़त्म होते ही। ऐसे हम बहुत सारे इसके क्वेश्चन करेंगे सुपरपोजिशन के। सुपरपोजिशन में ध्यान ये रखना है, किसी भी एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो सभी जितने भी चार्जेज अवेलेबल हैं उन सब से लगेगा, और उस पर नेट चार्ज जो होगा वो लगने वाले सभी चार्जेज हैं, सभी जो फोर्सेज हैं उनका क्या करना है, वेक्टर एडिशन कर देना है। अब इसमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसे आपको ये बताया जाए कि हमारे पास 2 फोर्सेज हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक जैसे आपको ये कहे कि एक फोर्स आपके पास ये वाला है, नोट डाउन कर लेंगे हम, ये F1 वेक्टर है, और इधर ऐसे एक दूसरा फोर्स लग रहा है जिसको मैंने कहा है कितना है, F2 वेक्टर है। एक F1 वेक्टर है, एक ही पॉइंट पर 2 फोर्स लग रहे हैं। कौन सा लग रहा है, इधर F1 वेक्टर, इधर कितना लग रहा है, F2 वेक्टर। पहले वाला तो मैंने एक लाइन के अकॉर्डिंग देखा था, अब एक लाइन के अकॉर्डिंग लगे जरूरी नहीं है। एक पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर इधर, और एक लग रहा है इधर, दोनों में एंगल कितना है, थीटा है। तो इन दोनों पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यानी कि A वेक्टर और B वेक्टर इसको मैं मानूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा जो आपने पढ़ा है, R = √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। √a² इसका जो रिजल्ट मैग्नीट्यूड है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अगर ये दोनों F वेक्टर और F1 वेक्टर और F2 वेक्टर हैं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, ये भी F है और ये भी F है, तो उस केस में यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा F² प्लस, ये कंडीशन बता रहा हूँ मैं, स्पेशल इसका केस बता रहा हूँ। एक ये इसका केस है कि 2 फोर्सेज हैं, एक F1 वेक्टर है, दूसरा F2 वेक्टर है। देखो F1 वेक्टर F2 वेक्टर के इक्वल नहीं है, क्योंकि F1 वेक्टर में डायरेक्शन ये वाली है और F2 वेक्टर में डायरेक्शन ये वाली है, इसलिए हम कभी भी ये नहीं लिख सकते F1 वेक्टर = F2 वेक्टर। हमें क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर डज नॉट इक्वल टू F2 वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ देम आर सेम। F1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ, और ये हो गया है आपका F2 वेक्टर। अब यहाँ पर ये हो गया F² प्लस F² प्लस 2FF cos थीटा, ये मैंने इसको लिख दिया है। अब आप इधर इसको लिखेंगे, देखिए ये F² प्लस F², मैंने इसमें स्पेशल केस लिया है फर्स्ट। इस केस में मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों में एंगल कितना है, थीटा है, तो उसका रिजल्ट ये वाला होगा √F² प्लस F² प्लस 2FF cos थीटा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया मेरा R = √2F², देखिए दोनों को ऐड कर दिया मैंने, प्लस 2F² और ये cos थीटा। R = √2F² प्लस 2F² cos थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ R = √2F² 1 प्लस cos थीटा। ये देखो मैंने आपको 11th क्लास में करवा रखा है सर, मैकेनिक्स का जो पोर्शन था अपना, उसमें NLM वाले चैप्टर में ये सब हमने किया है कि एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा फोर्सेज लगते हैं, दोनों में एंगल थीटा है और दोनों के अगर मैग्नीट्यूड सेम है, अगर 2 डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये वाला नहीं होगा कि दोनों फोर्सेज बराबर है, हम ये कह सकते हैं दोनों की क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। उस केस में देखिए यहाँ पर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा √2 × F और ये हो गया 1 प्लस cos थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बायोलॉजी वालों को नहीं पता है तो आप अपनी 11th वाली बुक को खोल करके देख लें, 11th के नोट्स, उसमें आपको 1 प्लस, इसको मैंने इधर कर दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा, आप कह दोगे कि सर ने कहाँ से करवा दिया ये, तो ये सब हमने आपको 11th क्लास में करवा रखा है, आप एक बार उसको रिवाइज कर लें। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस 2 को मैं बाहर ले लूँगा तो ये √2 हो गया है, तो ये हो गया f, ये √2 ऑलरेडी, इसको बाहर निकाला, ये भी √2, और ये कोस स्क्वायर थीटा को कितना लिख दूंगा मैं, cos थीटा बाई 2। तो ये हो गया r इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। r इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। कब? जब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसकी वैल्यू होगी r इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2, जिसको मैं ऊपर लिख देता हूँ r इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। ये वाला, ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, न्यूमेरिकल आएगा, आपको सीधा 2f cos थीटा बाई 2 याद रखना है। आप 11th क्लास वाले फॉर्मूलों को एक बार कह रहे हो कि लॉकडाउन में क्या करें तो बेटर रहेगा। 11th क्लास में मैकेनिक्स का रजिस्टर अपना ओपन करें और उसमें जितने भी मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूला लिखे हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें सबको। tan a प्लस बी साइन सी प्लस डी कॉस सी प्लस डी, है ना, 1 प्लस साइन थीटा, जो भी फॉर्मूले हैं उनको सबको एक बार याद कर लें। तो ये हो गया r इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। ये केस कब है कि जब हमारे पास दो फोर्स हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं, ये f और ये भी कितना, ये f2 वेक्टर है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका भी कितना है, f है, और दोनों में एंगल कितना है, 0 है। एंगल निकालना भी मैंने बताया था, दोनों की टेल को मिला देते हैं। जब दो वेक्टर में अपन एंगल कैलकुलेट करते हैं तो दोनों की टेल को मिला देते हैं, दोनों की टेल को मिला देंगे तो ये वाला जो होगा उसको हम एंगल बोलेंगे। उसको पीछे बढ़ा करके भी वो मैंने आपको 11th क्लास में सब करवा दिया था। इसीलिए मैंने कहा था कि 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब यहाँ पे ये आया है r इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2, ये मेरे पास फॉर्मूला आया है। अब अगर क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे दे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे दे और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दे दे, अगर ऐसा गिवन है तो r की वैल्यू क्या आएगी। देखिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का ये वाला बना लेंगे हम ऐसे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और कंडीशन क्या है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड कितना है, एफ ही है, f2 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड f है, f1 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी f है। ऐसे ही यहाँ पे 90 डिग्री आ जाए, f1 वेक्टर f2 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी f, इसका भी f, और थर्ड जो है वो ऐसे आ जाए कि ये वाला f1 वेक्टर, ये वाला f2 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड भी f और इसका मैग्नीट्यूड भी f। ऐसे अगर ऐसा आ जाता है तो फिर हम इसको देखिए, अगर ये वाला आ जाए 60 डिग्री तो हमें रिजल्टेंट लिखना है r इज इक्वल टू √3f। कितना लिखना है, r इज इक्वल टू √3f। सीधा याद रख लेना इसको, 11th क्लास में भी लिखा रखा है मैंने। अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाता है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक फोर्स जो भी आपके पास आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, √3 से। दूसरा ये वाला अगर ऐसा आ जाता है 90 डिग्री तो हमें लिख देना है r इज इक्वल टू √2f, और अगर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाता है तो हमें लिख देना है r इज इक्वल टू f।
रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों में एंगल 60 डिग्री आता तो कितना लिखना है, √3f, यानी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड f है और इनटू कर देना है √3। अगर दोनों में 90 डिग्री है तो √2f और दोनों में 120 डिग्री है तो r इक्वल कितना कर देना है, f कर देना है। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, F1 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो r इक्वल टू √3f, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो r इक्वल टू √2f और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री है तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, f ही आ जाएगा। ये आपको एक बार थोड़ा सा माइंड में रखना है। ऐसे अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 1 बाई 1 बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, तो किसी भी चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो उस सिस्टम में जितने भी चार्जेज होंगे सबसे जो फोर्स लगेंगे उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन है हमारा 3 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ आइडेंटिकल चार्ज q आर प्लेस्ड at 3 corner of equilateral triangle of side length A, यानी कि 3 आपके पास ये इक्विलैटरल आपके पास ट्राइंगल है, इक्विलैटरल है तो सब में थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिकल चार्ज है, ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q है, यानी कि तीनों का नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये इस टाइप से बता रहा है, ये A है, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, और ये वाली जो इसकी लेंथ बताई है इसमें इसने ये A बता रहा है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। तो रिपीट कर रहा हूँ, 3 आइडेंटिकल 3 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ आइडेंटिकल चार्ज कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ A, कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 पॉइंट चार्ज। किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम इस C पर रखने जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू Q है, इस पर लगने वाले फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसी एक पर आपको कैलकुलेट करना है। तो हम कौन से पर कर रहे हैं, C वाले पर कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया FC वेक्टर। अब देखिए C वाले पर फोर्स अप्लाई करेगा, कौन अप्लाई करेगा C वाले पर, ड्यू टू A एंड ड्यू टू B, यानी कि जो C पर नेट फोर्स होगा वो किस से होगा, A से होगा। और कहाँ पे चार्ज है, B पर चार्ज है, तो कहाँ पर किससे होगा, B से होगा। तो C पर जो चार्ज है उसको मैं लिखूंगा FC जो है वो होगा किससे, A से होगा, तो FCA वेक्टर, और किससे होगा, B से होगा, तो मैंने लिख दिया FCB वेक्टर। यानी कि फोर्स एट C ड्यू टू A एंड दिस वन इज फोर्स एट C ड्यू टू B। देखिए ये B है और ये वाला A है, इस C पर फोर्स कौन कौन से चार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे, एक तो A वाला करेगा, दूसरा B वाला करेगा। तो A वाला क्योंकि लाइक चार्ज है, तो देखो मैं इसको यूं बता सकता हूं, ये Q है, ये इस पर फोर्स लगाएगा तो रिपेल करेगा तो ये इधर आ जाएगा। ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, FCA वेक्टर, ये वाला हो गया FCA वेक्टर। दूसरा ये इसको रिपेल करेगा तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, FCB वेक्टर। अब बताओ ये वाला एंगल कितना डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। ये लाइन यहाँ से निकल रही है, ये यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये कितना, ये 60 है तो ये भी कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका हो जाएगा K Q1 Q2, तो Q1 Q2 बाई A स्क्वायर। सिमिलरली इस पर फोर्स लगा रहा है ये वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, K Q1 Q2 बाई A स्क्वायर। यानी कि केस ऐसा बन गया कि दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड सेम है। ये वाला इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और दोनों में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। देखिए वहां पर दोनों में एंगल 60 डिग्री है और दोनों के फोर्सेज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा R, इस पर नेट फोर्स जो होगा FC वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, R वेक्टर इज इक्वल टू √3f।
कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू √3f और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा KQ² ये हमारा आंसर आ गया है। यानी कि किसी भी एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी √3 KQ²/A²। कब, जब दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों फोर्सेज में एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ऐसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। अब हम इसी टाइप से कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें बार बार थीटा इज इक्वल टू हम 90 डिग्री का एग्जाम्पल लेके देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का 120 डिग्री का एग्जाम्पल लेकर के भी देखेंगे। 180 होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा उस फॉर्मूले में जो अपने 11th क्लास में आपने पढ़ा था। अब अगला क्वेश्चन है, 4 आइडेंटिकल चार्ज ईच ऑफ Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ A, कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन वन चार्ज। इसमें कह रहा है ऐसे 4 चार्ज आपके पास हैं, 4 चार्ज, ठीक है। यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है और ये भी Q है। ये साइड A है, ये वाली A है, ये वाली A है और ये वाली भी A है। इसको मैं कह रहा हूं A, ये B, ये C और ये D। ये कह रहा है किसी भी एक चार्ज पर फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं किस पर, D पर। तो ये हो जाएगा FD वेक्टर। अब आप देखिए D पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कौन अप्लाई करेगा, D पर एक तो फोर्स अप्लाई करेगा कौन, A। सारे के सारे चार्ज हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं, यानी एक जैसे चार्ज हैं। तो ये A इस पर फोर्स लगाएगा इधर, ऐसे रिपेल करेगा इसको क्योंकि दोनों लाइक चार्ज हैं। ये D पर इधर फोर्स लगाएगा, इसको मैंने कह दिया FD ड्यू टू A, तो FDA वेक्टर ये वाला इधर हो गया है। दूसरा इस पर कौन फोर्स लगाएगा, C वाला लगाएगा। C इसको रिपेल किधर करेगा, ये इधर करेगा, तो ये कितना हो गया, FCA वेक्टर। इसने इस पर इधर फोर्स लगाया, इसने इस पर इधर फोर्स लगाया, ये हो गया FCA वेक्टर, ये हो गया FDA वेक्टर। थर्ड जो चार्ज है ये वाला, ये इसको रिपेल करेगा, तो दोनों को मिला दिया मैंने, ये वाला एडजॉइन लाइन हो गई इनकी, और ये इधर फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू होगी FD, क्योंकि D पर लग रहा है। किससे लग रहा है, B से लग रहा है, तो ये होगा FDB वेक्टर। यानी कि इस पॉइंट पर कितने फोर्स लग रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये ड्यू टू इसको मैंने लिखा है FDC, ये है ड्यू टू A, ये वाला है ड्यू टू C और ये है ड्यू टू B। अब इस पर नेट फोर्स जो है वो इन तीनों फोर्सेज का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि जो मैग्नीट्यूड FDA वेक्टर का है वही FDC वेक्टर का है। ध्यान से देखेंगे, जो मैग्नीट्यूड इसका है, इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए FDC का DA का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर FDA, तो ये हो जाएगा KQ²/A²। और इसका लेंगे तो ये भी कितना हो गया, FDC मैग्नीट्यूड लें तो KQ²/A²। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी F है और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, F है। पहले मैं इन तीनों को, मैं इसको क्वेश्चन को यूं लिख सकता हूं, F नेट इस पर जो है वो है F आपका DA वेक्टर प्लस FDB वेक्टर प्लस FD आपका FDC वेक्टर। ये अब ये DA वेक्टर और DC वेक्टर, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 तो दोनों में वही है, लेकिन ये वाली लेंथ ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में। ये A², अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इसका स्क्वायर यानी BD² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB² प्लस AD², √2A आ जाएगी। ये वाली लेंथ जो कितनी आ जाएगी, √2A। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ ये वाली है। यहां से ये बराबर है, यहां से ये बराबर है, यानी कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। इन दोनों का सॉल्यूशन मैं करता हूं तो ये आ जाता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में आ जाएगा कितना, √2F। कितना आ जाएगा, √2F। तो FDA वेक्टर और FDC वेक्टर, DA और DC,
इन दोनों की जगह पे मैं कितना लिख सकता हूं बताइए? इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी √2f। f कितना है यहाँ पे? दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब तीसरा जो है वो इधर लग रहा है, देखो इन दोनों के रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो ठीक बीच में आएगी इधर, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता तो इधर आती, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता तो इस बीच वाली लाइन से इधर आती, लेकिन ये ठीक बीच में, इसलिए कहाँ पे आया है? ये सेंटर में आ गई है। ये वाली भी इधर ही है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर, ये हो गया के क्यू स्क्वायर, और दोनों में डिफरेंस कितना है? √2a है, तो ये हो गया √2a का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा एफ नेट का मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? हमारे पास 4 चार्ज थे, आइडेंटिकल चार्ज, जो ऐसे कॉर्नर पे रखे गए थे। ये साइड की वैल्यू ए थी, किसी भी एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। देन फोर्स एट दिस पॉइंट विल बी ड्यू टू ए, ड्यू टू सी एंड ड्यू टू बी। इन सब का हमें वेक्टर सम कर देना है। इसको सॉल्व वेक्टर फॉर्मूले से हमने सॉल्व कर दिया। पहले इसको और इसको लिया, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों में एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो r इज इक्वल टू √2f हो गया है, और ये f की वैल्यू मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। फिर थर्ड फोर्स इससे लग रहा है, इसमें लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से मैंने √2a कैलकुलेट कर ली है, और तीनों को मैंने इस टाइप से ऐड कर दिया है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ऐसे आपको 11th क्लास की मैकेनिक्स अगर अच्छे से आती है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले या जो आपके गाउस लॉ है और कुलाम्स लॉ है उसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो कितना रहेगा? √3f रहेगा। कब? जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। फिर √2f आ जाएगा 90 डिग्री पर, और 120 डिग्री है तो दोनों का बराबर आ जाएगा, यानी कि f आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 3 चार्ज आर प्लेस्ड एट ए कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एज शॉन, कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एट अपॉन चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर ए। यहाँ पे ये इक्विलैटरल इसने बताया है, ये ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। इसमें यहाँ पे बताया है कि ये दोनों चार्ज तो यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, लेकिन यहाँ पे कैसा चार्ज है? माइनस क्यू है। देखिए ये क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, और ये कैसा है? माइनस क्यू है। तो इस चार्ज पर, ये वाला जो ए पर जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, इस पर आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वाली साइड ए है, ये भी ए है और ये भी कितना है? ए है। देखिए ये इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि इसको रिपेल करेगा, दोनों लाइक चार्ज हैं, तो ये हो गया इधर, यानी कि ए पर फोर्स लग रहा है। किससे लग रहा है? सी से लग रहा है, तो ये हो गया FAC वेक्टर। ध्यान से देखेंगे, फोर्स एट दिस चार्ज विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज C एंड ड्यू टू चार्ज B। तो C से जो फोर्स लग रहा है वो इधर लगेगा क्योंकि रिपेल करेगा, तो ये हो गया FAC वेक्टर, और A पर B से जो लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि वो इधर लगेगा, क्योंकि देखो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, ये आपका हो जाएगी FA ड्यू टू B, तो ये हो गया FB वेक्टर। ध्यान से देखेंगे, यानी कि आप यहाँ पर देखें तो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है FAC वेक्टर, और एक इधर लग रहा है आपका FAB वेक्टर, और दोनों में एंगल देखिए, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ये लाइन कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री है ये, और ये वाला ये जेड बन रहा है, ये 60 है, तो ये भी कितना है? 60 डिग्री है। तो यानी कि AC और AB इन दोनों में कितना एंगल बन गया है? 120 डिग्री, 120 डिग्री बन रहा है। अब देखना है दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है। देखिए A पर फोर्स किससे लग रहा है? C से। मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और इस पर इससे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वही हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये मैंने लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, एफ है, और उसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये भी कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो इस पर जो नेट फोर्स हो जाएगा वो एफ नेट बराबर हो जाएगा एफ, यानी कि जो सी पर सॉरी ए पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से मैंने थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री तीनों के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब हम इसी में आगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए कॉपी में आप इनको नोट कर लेना, पीडीएफ मैं अभी सेंड कर दूंगा आपको इस लेक्चर के ख़त्म होते ही। सारे को आप एक जो अपनी टेक्स्ट बुक की कॉपी है उसके अलावा दूसरी कॉपी में आप इनको मेंटेन कर लेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इन द गिवन अरेंजमेंट एक आपको अरेंजमेंट दिया है और उसमें फिर फोर्स की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। तो देखिए एक्स और वाई में आपको ये यहाँ पे बताया है, ये एक्स ये वाई, ठीक है। एक ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है, ये Q2 Q1, देखिए यहाँ पे रखा हुआ है माइनस Q1 चार्ज, और दूसरा जो चार्ज रखा हुआ है वो B डिस्टेंस पे रखा हुआ है Q2। ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस B पर ये रखा हुआ है, कितना चार्ज, Q2 चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस का चार्ज है और ये माइनस नेचर इसका। और तीसरा जो चार्ज रखा हुआ है वो यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है Q3 और इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है वो कितनी है, A। ऐसे आपके पास तीन चार्ज रखे हुए हैं देखिए, और ये आपको एंगल यहाँ पे गिवन है कितना, थीटा। ऐसे आपको एक डायग्राम में तीन चार्ज मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट चार्ज जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है जिसको मैं कह रहा हूँ A, और दूसरा ओरिजिन पे रखा हुआ है, और थर्ड जो रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, B पे रखा हुआ है। यूं यहाँ पे एक ओरिजिन पे और एक वर्टिकल लाइन बन रही है उससे कितने एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज माइनस Q, यानी कि माइनस Q पर जो चार्ज फोर्स लगेगा, जो माइनस Q चार्ज है, ये माइनस Q1 है, ये प्लस Q2 है, और ये वाला माइनस Q3 चार्ज है। देखिए पूछ क्या रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन चार्ज माइनस Q1। माइनस Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसका आपको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ये वाला होगा। अब देखिए इस चार्ज पर फोर्स कौन कौन अप्लाई कर रहा है, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज। देखिए ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। अब ये इस पर, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन नेचर का फोर्स लगाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। ध्यान से देखेंगे, इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करा, यानी कि इस पर टोटल फोर्स होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू B एंड फोर्स ड्यू टू A। तो पहले मैं A को ले लेता हूं, A से इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये वाली हो गई है, ये वाली डायरेक्शन हो गई है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, देखिए ये हो गया आपका FO पर, किससे, A से, और उसकी वैल्यू हो गई है आपकी K माइनस Q1 और ये Q2 बाई, अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो ये हो गया आपका B स्क्वायर, यानी कि ये हो गया K Q1 Q2 बाई B स्क्वायर, और इसकी ये वाली डायरेक्शन हो गई है अट्रैक्शन, K Q1 Q2 बाई A स्क्वायर। इस पर फोर्स इससे, अब ये वाला फोर्स भी इस पर, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये दोनों लाइक चार्ज है,
कैसे चार्ज है? लाइक चार्ज है। इसलिए इस पर इस बी वाले से जो चार्ज से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इसको ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन में, इधर रिपेल करेगा ये, और इसको मैंने कह दिया एफ ओ बी वेक्टर। कितना बता दिया? एफ ओ बी वेक्टर। मुझे केवल कौन सा कंपोनेंट लेना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। तो ये वाला चार्ज तो इस पर केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, वर्टिकल में इसका कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो ये तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा। लेकिन ये लगा रहा है इधर। अब मुझे इसका इस साइड में कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे केवल क्या पूछ रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ रहा है। जबकि ये वाला जो चार्ज है ये इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये चार्ज इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और मुझे इस पर जो फोर्स लग रहे हैं उनका केवल कौन सा लेना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, जिसमें से ये तो टोटली हॉरिजॉन्टल में ही है। अब मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको कैलकुलेट करना है और फिर इसमें ऐड कर देना है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करूं मैं? देखो ये गिवन है थीटा, मैंने इसको ये थीटा ले लिया। अब जहां से एंगल थीटा बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? उसको कॉस थीटा लेते हैं अपन। तो ये हो गया यहाँ पे एफ ओ बी कॉस थीटा, एफ ओ बी कॉस थीटा, और इसका हो गया एफ ओ बी साइन थीटा। ध्यान से देखना, ये एडजॉइन करने वाली डायरेक्शन में फोर्स था, लेकिन मुझे इस फोर्स का क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला चाहिए। तो ये हो गया आपका एफ ओ बी कॉस थीटा, और ये हो गया एफ ओ बी साइन थीटा। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा एफ ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा आपका ये वाला, यानी कि के Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, प्लस एफ ओ बी साइन थीटा, एफ ओ बी साइन थीटा। ये बी स्क्वायर कर दिया मैंने, के Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर, और एफ ओ बी का साइन थीटा। अब इसमें एफ ओ बी कितना है? ये हो जाएगा के Q1 Q3 बाई ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं के Q1 Q3 बाई ए स्क्वायर, और ये साइन थीटा एज इट इज आ गया है। तो ये मेरे पास इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया है, एफ ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर प्लस के Q1 Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से हम आगे अगर आपको बताएं कि जैसे आपके पास बहुत सारे तीन चार्ज हैं और उनके बीच में, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। अब हम जो आपने ट्राइएंगल लिया था इक्विलेटरल, उसके बीच में एक चार्ज रखते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी हैं ऐसे क्वेश्चन, और फिर उस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखेंगे। मैं आप थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा इसको। तो इसमें क्वेश्चन है 3 चार्ज आर प्लेस्ड एट ए कॉर्नर, 3 identical charge each of Q are placed at 3 corner of equilibrium triangle of side length A. Calculate resultant electric force act on charge Q placed at center of triangle। यानी कि 3 चार्ज यहाँ पे आपके पास हैं ऐसे, ये Q, ये भी Q और ये भी Q, और ठीक बीच में एक आपके पास Q चार्ज है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी कैसा है? प्लस चार्ज है। तो इस पर फोर्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये साइड A है, ये भी साइड A है, और ये भी साइड A है। सर ने करवा दिया ये क्वेश्चन आपको, तो ये यहां से रिपेल कर देगा सीधा इधर। ये इस पर फोर्स जो लगेगा वो ड्यू टू A, वेक्टर सम ऑफ ड्यू टू B एंड ड्यू टू C। A से इधर लगा, B से जो लगेगा वो इधर लगेगा, और C से जो लगेगा वो देखिए इस साइड में लगेगा, इधर रिपेल करेगा। तो यहाँ पे ये F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर, और ये हो गया F3 वेक्टर। यानी कि एक पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं ऐसे। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। देखो इनमें एंगल कितना आ गया है? 120 डिग्री आ गया है। ये 120, ये 120, और ये भी कितना डिग्री? 120 डिग्री। इनके मैग्नीट्यूड सबके सेम होंगे, क्योंकि देखो इस पर चार्ज, इस पर चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन, ये और ये दोनों के बीच का सेपरेशन, ये और ये दोनों चार्ज और इनके बीच का सेपरेशन तीनों में सेम है। इसलिए
तीनों के मैग्नीट्यूड F1 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ये हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया, यानी कि 120 वाला लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, F ही आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री इसमें रखेंगे तो ये F हो गया, ये ऑलरेडी इधर F लग रहा है, तो इस पर फोर्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इसी में कि इन अबाउ क्वेश्चन, इसी में आगे कह रहा है ये इन अबाउ क्वेश्चन any one charge placed at corner is of opposite nature, then calculate resultant electric force act on charge Q placed at center। यानी कि इन तीनों में से एक चार्ज जो है वो कैसा है, प्लस नहीं होकर के कैसा है, माइनस है। तीन चार्ज हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों तो लाइक हैं और ये अनलाइक है, ये इस पे नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा ऐसे आपसे पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए इस केस में हम आपको बता देंगे कि यहाँ पर इस केस में देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये वाला जो चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा सेम इसी डायरेक्शन में होगा F1 वेक्टर, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा ये भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ये कितना हो गया, F2 वेक्टर, इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। थीटा कितना डिग्री रहेगा इन दोनों में, 120 डिग्री रहेगा। देखो इस पर जो फोर्स है वो यहाँ से लग रहा है इधर, यहाँ से लग रहा है इधर, दोनों में कितना एंगल है, 120 डिग्री है, तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया F। अब इस प्लस Q चार्ज पर माइनस Q चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर ही लगाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो इधर फोर्स लगाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना रहेगा, KQ इंटू स्मॉल q बाई दिस स्क्वायर। ये तीनों लेंथ बराबर हैं, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा F, और अब इस पर नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2F। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक चार्ज है वो आपका अपोजिट नेचर का है, तो F नेट इज इक्वल टू हम कितना कर देंगे, 2F कर देंगे। और तीनों लाइक चार्ज हैं तो यहाँ पे कितना कर देंगे, हम इसको F इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, नोट कर लेना आप इनको। आगे एक क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है चार्ज ऑफ Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रॉड ऑफ लेंथ L। यानी कि एक L लेंथ की आपके पास रॉड है, ये वाली रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से L है, ये L, और इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, Q है। तो क्वेश्चन में कह रहा है चार्ज ऑफ Q इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए रॉड ऑफ लेंथ L, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट चार्ज स्मॉल q ड्यू टू चार्ज रॉड एज शोन। यानी कि यहाँ पर एक चार्ज है स्मॉल q और ये पूरी रोड है, इस पर चार्ज है ऐसे, इस पर आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। देखिए इसमें अगर यहाँ वाले चार्ज से इस पर फोर्स लगेगा तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और पीछे वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि देखो यहाँ से इसकी सेपरेशन कम है। हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ये वाला जो है वो हमारा कितना है, A है, कितना है, A है। यहाँ से ये डिस्टेंस A है और पीछे वाले के लिए कहेंगे तो ये कितनी है, A प्लस L है। अगर मैं इससे बात करता हूं तो ये हो जाएगी A प्लस L, यानी यहां वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड अलग आएगा, बीच वाला लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड अलग आएगा, और लास्ट वाला लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड अलग आएगा। क्यों, क्योंकि तीनों हर केस में यहां पर सेपरेशन क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मानेंगे कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ये वाला, और उस पर हमने कंसिडर कर लिया कितना चार्ज है, dq चार्ज है। इस एलिमेंट पर कितने चार्ज की वैल्यू है, dq है, और इस एलिमेंट की विड्थ कितनी है, dx है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं,
ये एक रॉड है जिस पर चार्ज है और इस रॉड से आपको एक्स क्यू जो यहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो यहाँ वाले चार्ज से भी लगेगा, यहाँ वाले से भी लगेगा और लास्ट वाले से भी लगेगा, इसलिए सभी के मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे, चेंज रहेंगे। अब सभी के मैग्नीट्यूड यानी ये वाला सबसे ज़्यादा रहेगा, ये वाला सबसे कम रहेगा। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक छोटा एलिमेंट ले लिया, कितना लंबाई का, dx लेंथ का, और उस पर हमने चार्ज कितना कंसीडर कर लिया, dq कर लिया, और इस एलिमेंट की यहां से जो डिस्टेंस है उसको मैंने कंसीडर कर लिया कितना, x। अब इस एलिमेंट के इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट, क्योंकि छोटा एलिमेंट है, इन दोनों के लिए ही हम इसको डिस्टेंस कितना कंसीडर कर सकते हैं, x कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं यहां वाले पॉइंट, यहां से a पर और यहां से a प्लस r, इन दोनों को एक ही जगह पे कंसीडर नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसमें छोटा एलिमेंट ले लेता हूं, एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लेता हूं जिसमें dx टेंड्स टू 0 है, बहुत ही छोटा है, तो उसके इस वाले पॉइंट और उसके इस वाले पॉइंट दोनों को मैं एक ही जगह पे ले सकता हूं। कब? जब dx टेंड्स टू 0 है, dx की वैल्यू बहुत ही कम है। तो इस छोटे से एलिमेंट पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, dq है, और यहां से इसकी लेंथ कितनी है, x है। तो इस छोटे से एलिमेंट से यहां पर कितना फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए f, जो छोटा कम फोर्स लगेगा df, वो हो जाएगा आपका q dq बाई एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, k df इज इक्वल टू k, ये q, ये dq बाई एक्स स्क्वायर। df इज इक्वल टू k q dq बाई एक्स स्क्वायर। ये किससे लग रहा है फोर्स, छोटे से एलिमेंट से। अब पूरे से अगर अपन लेते हैं तो देखो मैं dq को, क्योंकि यहाँ पे ये x है, x के साथ वेरी हो रहा है, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, देखो यहाँ पे q के रेस्पेक्ट में कह रहा है ये, सॉरी x के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कैसे, मुझे पता है कि लैम्बडा इज इक्वल टू होता है q बाई एल, और इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू dq बाई डी एल, dq बाई डी एल या dq बाई dx। छोटे से एलिमेंट के लिए लेता हूं तो dq बाई dx। इस dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q बाई एल dx। यहां से dq इज इक्वल टू आ जाएगा q बाई एल इंटू dx। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि वेरिएशन जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, x के साथ हो रहा है। ये मैंने देखो, पहले तो मैंने सीधा इसका फॉर्मूला लिख दिया है कुलाम्ब वाला, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये x है, यहाँ पे चार्ज q और dq है, और दोनों में सेपरेशन x है, और ये k है, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आ रहा है dq, हमारे पास हमें वेरिएशन q के रेस्पेक्ट में नहीं देखना, किसके रेस्पेक्ट में देखना है, x के रेस्पेक्ट में देखना है। इसलिए मुझे यहाँ पर dq को रिप्लेस करना है, किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू q बाई एल, और इसको मैं लिख सकता हूँ dq बाई dx, छोटा सा एलिमेंट पर। लैम्बडा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, जिसको मैंने लिखा dq बाई dx, और dq बाई dx और q बाई l दोनों बराबर हैं, तो मैंने लिख दिया dq इज इक्वल टू q बाई l dx। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि वेरिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ना कि q के रेस्पेक्ट में हो रहा है। इसलिए मुझे q को यहाँ पर किसकी फॉर्म में चेंज करना है, x की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हो गया dq इज इक्वल टू q बाई एल dx। ये आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि वेरिएशन q के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा, वेरिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे dq को किसकी फॉर्म में चेंज करना है, q को x की फॉर्म में चेंज करना है, और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला आ सकता है, वो हम अपना माइंड यूज करके ये कह सकते हैं कि q बाई एल, यानी कि लैम्बडा भी वही होता है q बाई एल, और लैम्बडा ही dq बाई dx भी होता है, इसकी फॉर्म में अगर अपन कहें तो ये हो गया आपका dq बाई dx, और dq इज इक्वल टू q बाई एल dx। यहाँ से आपका df कितना हो गया, देखिए ये k, ये q, और dq को मैंने लिख दिया इंटू q बाई एल, और ये हो गया dx, और ये हो गया बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका df आ गया है, समझ में आई बात। df इज इक्वल टू k q बाई एल dx। अब मैं पूरे इस लाइन से, पूरे इस पाइप से मैं यहाँ पे
चार्ज की फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई है। डी एफ इज इक्वल टू ये वाला हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया आपका के क्यू और ये हो गया क्यू बाई एल और ये हो गया डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है? ए से लेके ए प्लस एल तक है। देखिए ये वाला ए पर है और ये कितना है? लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट ए प्लस एल है, तो ये हो गया ए और ये हो गया ए प्लस एल। अब देखिए f इज इक्वल टू के क्यू बाई एल, इसको मैंने कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया और ये हो गया a अपॉन ए प्लस एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स टू द पावर एन डी एक्स वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा के क्यू बाई एल, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तब। कौन से फॉर्मूले में? आप करके देख लेना, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ऊपर गया माइनस टू प्लस वन, तो ऊपर हो गया एक्स टू द पावर माइनस वन और नीचे हो गया माइनस वन, तो ये माइनस है, ऊपर एक्स टू द पावर माइनस वन था उसको मैं नीचे लिया है तो ये हो गया माइनस वन, तो माइनस वन बाई एक्स। और ये लिमिट हो गई इसकी ए से लेके ए प्लस एल तक। अगर मैं इसको माइनस से प्लस में चेंज करता हूँ, ये प्लस करता हूँ, तो लिमिट ऊपर वाली नीचे आ जाएगी ए प्लस एल और ये हो जाएगा ए। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लेंगे के क्यू बाई एल और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस एल और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई ए। यानी कि पहले मैं लगा दूंगा आपकी इसको मैं पहले ये कर दूंगा अपर लिमिट आपकी ए हो जाएगी यहाँ पे, तो 1 अपॉन ए, फिर माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगी ए प्लस एल। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दूंगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।